तो सबसे पहले शुरुआत केस के साथ करते हैं। एक 45 साल का आदमी है, उसको न्यूमोनिया हुआ, सेप्सिस हुआ, शॉक में चला गया, अभी सैचुरेशन होल्ड कर रहा है पर बीपी उसका थोड़ा बॉर्डर लाइन है, 75/42 है। अब उसको इंट्यूबेट करना है। अगर आपको यह भी डाउट है कि इंट्यूबेट क्यों करना है तो आपको एयरवे का कोर्स पढ़ना पड़ेगा, पर अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। उसको एक्सपेक्टेड क्लिनिकल कोर्स के लिए इंट्यूबेट करना है। और वैसे भी अभी पेशेंट थोड़ा सा जैसे कहें कि अनकॉन्शियस सा हो रहा है, अल्टर्ड सेंसोरियम में है, तो एस्पिरेट कर जाए, अरेस्ट हो जाए, उसके पहले टाइमली इंट्यूबेट कर लेते हैं इसको। तो अब इंट्यूबेट करना है। ये सीन एक रूटीन आईसीयू का है, किसी भी आईसीयू का है, हर अस्पताल में ये सीन अक्सर बनता है। कभी कभी ये सीन ओटी में बनता है जब कोई शॉक का पेशेंट, कोई सेप्सिस का पेशेंट, कोई लेप्रोटमी का पेशेंट आता है हमारे पास। अब ऐसे में स्पेशली आईसीयू में क्या होता है कि आईसीयू के डॉक्टर साहब कहते हैं कि अच्छा चलो इंट्यूबेट करेंगे इसको, जल्दी से दवाई बनाओ। और दवाई फिक्स है बनाने की, 2 mg मिडाजोलाम लगा दो और 50 माइक या 100 माइक फेंटा लगा दो और उसके बाद ट्यूब डालने जाओ। और जब भी आप ये करने जाते हैं, यकीन मानिए आप सबके साथ में कभी ना कभी पेशेंट्स मरे होंगे। और जब भी आप किसी भी आईसीयू में किसी भी पेशेंट को इंट्यूबेट करने का डिसीजन लेते हैं और लैरिंगोस्कोप हाथ में उठाते हैं, उस वक्त आप यमराज और भगवान के बीच में होते हैं। आप पेशेंट की हत्या कर सकते हैं और आप पेशेंट को जान बचा सकते हैं। आज की तारीख में इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आईसीयू के इंट्यूबेशन में हम क्या क्या गड़बड़ें करते हैं और हम हत्यारे की बजाय डॉक्टर कैसे बने। तो हमारा आज का वीडियो है हाउ नॉट टू इंट्यूबेट इन एन आईसीयू। इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है हीमोडायनामिक और दूसरा हिस्सा है ऑक्सीजनेशन रिलेटेड। आज हम बात करेंगे कि इंडक्शन एजेंट्स क्या चूज करें, हीमोडायनामिक्स कैसे मैनेज करें, और दूसरे हिस्से में हम ऑक्सीजनेशन पे बात करेंगे। क्योंकि किसी भी पेशेंट को ओटी में इंट्यूबेट करना और आईसीयू में इंट्यूबेट करना, ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं। ओटी में पेशेंट आमतौर पे बिल्कुल स्टेबल आता है और उसको हीमोडायनामिक्स एकदम सेटल्ड है, सब कुछ बढ़िया है और आपको इंट्यूबेट करना है। आईसीयू का पेशेंट अक्सर क्रैश में इंट्यूबेट होता है। क्रैश में इंट्यूबेट होता है मतलब कि उसके बीपी कम चल रहे हैं और उसका सैचुरेशन बॉर्डर लाइन है, गैस्पिंग में जाने वाला है, आप डाउट में हो कि ट्यूब डालें नहीं डालें, और उसमें यदि आपने हीमोडायनामिक्स गलत मैनेज करी या आपने ड्रग सिलेक्शन गलत किया तो पेशेंट की मृत्यु अवश्यंभावी है। हम ऐसे क्या करते हैं कि पेशेंट हमारे इंट्यूबेशन में क्रैश हो गया, अरेस्ट हो गया, सीपीआर हो गया, नहीं बचा, फिर हम कहते हैं यार था ही सिक, इसको तो जाना ही था। लेकिन ऐसा नहीं है। इंट्यूबेशन के गोल्स क्या हैं हमारे? किसी भी पेशेंट को जब इंट्यूबेट करते हैं, चाहे ओटी में करें चाहे आईसीयू में करें, हमारे 2-4 फिक्स गोल्स होते हैं। पहली बात यह कि पेशेंट को अवेक नहीं होना चाहिए, अवेक इंट्यूबेशन से बड़ा पाप नहीं है कोई। दूसरी चीज, पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए, डिस्कंफर्ट नहीं होना चाहिए। लैरिंगोस्कोपी इज द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस, इवन मोर देन स्टर्नोटमी ऑफ कार्डियक सर्जरी। तीसरी चीज कि पेशेंट को उस घटना की कोई याद नहीं रहनी चाहिए, उसको बाद में याद नहीं रहना चाहिए कि आपने उसको ट्यूब डाली थी। और चौथी चीज कि पेशेंट को अलाइव रहना चाहिए। ये तो ओटी में होता ही है ऑब्वियसली, लेकिन कभी कभी ये सीक्वेंस बदल जाती है। अगर आपके पेशेंट को हाइपोटेंशन है, आपका पेशेंट शॉक में है, आपका पेशेंट क्रैश्ड कंडीशन में है, तब आपको उसे इंट्यूबेट करने के लिए पहले प्लान करना पड़ेगा। तब आपके गोल्स तो तब भी वही हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी। कैसे बदलेंगी? गोल्स तो फिक्स थे हमारे, पेशेंट अवेक नहीं होना चाहिए, पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी अलग है। प्रायोरिटी क्या है हमारी? हमारी प्रायोरिटी है, सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रायोरिटी कि पेशेंट को जिंदा रहना चाहिए। ओटी में बात अलग है, पेशेंट ओटी का तो जीवित रहने ही वाला है, अनलेस अनटिल की सेप्सिस का पेशेंट हो या लेप्रोटमी वाला हो, पेरिटोनाइटिस की। लेकिन आईसीयू के इंट्यूबेशन में हम क्या सोच रहे हैं कि मिडास दे दें, फेंटानिल दे दें कि उसको अवेक नहीं होना चाहिए, उसके रिफ्लेक्सेस सप्रेस हो जाना चाहिए। लेकिन भैया पहली चीज, बचेगा तब तो रिफ्लेक्स सप्रेस करोगे। दूसरी बात, जीवित रह रहा है, फिर दूसरी बात कि उसको पेन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कि पेन वेन हो जाए उसको याद नहीं रहना चाहिए। आखिरी चीज आती है कि उसको अवेक नहीं होना चाहिए इंट्यूबेशन के दौरान। और अनफॉर्चुनेटली जब भी हम आईसीयू में किसी को इंट्यूबेट करने जाते हैं तो हम इससे ठीक उल्टा प्रायोरिटाइज करते हैं। हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि पेशेंट को पहले सिडेटिव दे दिया जाए। सिडेटिव पेशेंट को मार सकता है, हमें
ऐसा प्लान करना है कि उसकी हीमोडायनामिक्स स्टेबल रहे। हम उसको 50 के बीपी पे ले जाके ट्यूब डालेंगे और उसमें वो क्रैश हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, तो किसी का भला नहीं है। तो क्या करें फिर? तो इंडक्शन एजेंट की चॉइस क्या है? कैसे इंट्यूबेट करें सिक पेशेंट को, कैसे इंट्यूबेट करें क्रैशिंग पेशेंट को? कोई एक ऐसा एजेंट होता जो हर चीज को कवर कर लेता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई इंडक्शन एजेंट नहीं है। आप कोई भी इंडक्शन एजेंट दोगे वो हाइपोटेंशन करेगा ही करेगा। वॉट एवर ड्रग यू गिव विल कॉज हाइपोटेंशन, भले आप कुछ भी दे दें। क्यों? क्योंकि जो पेशेंट आपका 70 बीपी पे है वो सिंपैथेटिक ओवरड्राइव में चल रहा है, उसका ब्रेन बिल्कुल हाइपर एक्टिव है और उसका ब्रेन कॉन्स्टेंटली एड्रेनलिन रिलीज करने को कह रहा है और नॉर रिलीज करने को कह रहा है और पूरा सिस्टम बिल्कुल हाइपर एक्टिव है, उसके दिमाग में बिल्कुल गाना बज रहा है, धम 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 धम, और सडनली आपने उसको दे दिया प्रोपोफॉल या आपने दे दिया मिडाजोलाम या आपने दे दिया थायोपेंटोन और आपने उसके ब्रेन को सिग्नल दिया कि सो जा राजकुमारी, सो जा। अब सडनली वो जो उसका सिंपैथेटिक ओवरड्राइव है वो आपने सप्रेस कर दिया। अब उसको लगता है भले बीपी 60 हो, अपने को तो सोना है, और वो जो सिंपैथेटिक ओवरड्राइव उसकी गई है वो उसके बीपी को 75 से 50 पे ले जाएगी। इसलिए देयर इज नो आइडियल इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस। कम से कम जो कॉमनेस्ट चीज है हमारी मिडाज और फेंटा, वो तो बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज क्या होती है कि जब तक पेशेंट खुद ब्रीथ कर रहा है तब तक वो निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन है। जब भी हम खुद सांस लेते हैं तो निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता है, हम सांस अंदर खींचते हैं। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जिससे वीनस रिटर्न बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। लेकिन जैसे ही आप किसी को इंट्यूबेट करते हैं वैसे ही आप उसको पॉजिटिव प्रेशर पे ले जाते हैं और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पे जाते से ही वो जो दोनों लंग्स उसके ऊपर आके दबाते हैं उसके कारण उसका वीनस रिटर्न, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। तो दो कारण है, एक तो सिंपैथेटिक ओवरड्राइव का घटना और दूसरा निगेटिव से पॉजिटिव प्रेशर पे जाना जिससे कि हीमोडायनामिक अनस्टेबिलिटी क्रैश की तरफ जाती है। इन दोनों चीजों को हमको मैनेज करना पड़ेगा। अब एनेस्थीसिया वाले हमारे बोलेंगे कि साहब ईटोमिडेट तो कार्डियोस्टेबल है। ईटोमिडेट कार्डियोस्टेबल है, लेकिन उस कार्डियोस्टेबल का हमको मतलब समझना पड़ेगा। कार्डियोस्टेबल का मतलब होता है कि ईटोमिडेट में इंट्रिंसिकली कोई वेसोडायलेटरी या कार्डियो सप्रेसेंट प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें बस एक वो हार्मोनल सप्रेसेंट प्रॉपर्टी है कि वो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस को सप्रेस करती है। उस विवाद को भी अपन छोड़ दें। इनहेरेंटली ईटोमिडेट कार्डियक स्टेबल है, पर वो कार्डियो स्टेबल का मतलब क्या है कि अगर आप एक 20% इजेक्शन फ्रैक्शन वाला जिसको अयोर्टिक स्टेनोसिस है और साथ में उसको लेफ्ट मेन हार्ट डिजीज है उसे आप ओटी में स्टेबल हीमोडायनामिक्स के साथ इंट्यूबेट कर रहे हो तब आप ईटोमिडेट से करो। लेकिन जिस व्यक्ति का सिंपैथेटिक सिस्टम ओवरड्राइव में है उसको आप कोई भी तरीके से सिडेट करोगे, उसका सिंपैथेटिक सिस्टम बंद होना ही है और उसने हाइपोटेंशन में जाना ही है। बाकी के तो और खतरनाक है। तो क्या करें? बात यह है कि इट इज नॉट अबाउट द चॉइस ऑफ ड्रग, इट इज अबाउट द डोसेज। जर्नल ऑफ एनेस्थीसिया में एक आर्टिकल है 2004 का जिसमें कि इन सारी ड्रग्स के डोसेज का एस्टिमेशन अलॉन्ग विद हेमरेज और शॉक किया है। एंड व्हाट दे फाउंड वाज कि यदि आप प्रोपोफॉल का 200 mg का डोज एक एडल्ट हेल्दी इंसान को देते हो तो शॉक के पेशेंट में यदि आप 20 mg भी दो तो ब्रेन में उसका लेवल उतना का उतना मेंटेन हो जाता है। तो इट इज नॉट अबाउट द चॉइस ऑफ ड्रग। अब हमारा एनेस्थीसिया वाला अगर जाएगा और क्रैश वाले को भी पूरा 200 mg प्रोपोफॉल देगा तो उसने क्रैश होना ही है। लेकिन यदि हम उसे 20 mg प्रोपोफॉल दें या 25 mg प्रोपोफॉल दें तो भी हमें उतना ही या ऑलमोस्ट उतना ही सिडेशन मिल जाएगा एक शॉक के पेशेंट में, क्रैश्ड पेशेंट में, जितना कि हमें एक एडल्ट पेशेंट में 200 mg से मिलता। ये चीज सभी ड्रग्स पे लागू होती है। फेंटानिल का डोज करीब करीब 60% रिड्यूस किया जा सकता है क्रैश पेशेंट में, प्रोपोफॉल का करीब 80 to 90%। ईटोमिडेट उल्टी ड्रग है जिसमें कि आपको शॉक के समय उसका डोज और बढ़ा के देना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली शायद 20% ज्यादा देना पड़ेगा। वरना सारी ड्रग्स को आप अगर बहुत लो डोज में यूज करें तो हीमोडायनामिक्स कंपैरेटिवली बेटर मेंटेन रह सकती है, ऑल्सो गिविंग प्रॉपर एक्सपेक्टेड सिडेशन। ठीक, तो और आगे चलते हैं। प्रोपोफॉल
बहुत खतरनाक ड्रग है, लेकिन अगर लो डोज में यूज की जाए और प्रॉपर किसी प्रेशर के साथ में यदि हम यूज कर ले तो ठीक है। इटोमिडेट का जैसा मैंने कहा कि इटोमिडेट को हम थोड़े से हायर डोज में यूज करें, बट अगेन आई विल प्रेफर कि इटोमिडेट की बजाय कुछ और यूज किया जाए। इटोमिडेट वैसे भी बहुत सारे आईसीयूज में अवेलेबल नहीं है, यदि आपके पास है तो इटोमिडेट यूज कर सकते हैं, बट देन यू विल हैव टू गिव इट इन द फुल डोज, मे बी इवन मोर डोज, एंड देन इट विल कॉज एटलीस्ट सिंपैथेटिक सप्रेशन। 20 mg का प्रोपोफॉल सेडेशन कॉज करेगा पर उतना सिंपैथोलाइटिक नहीं होगा। आगे चलते हैं। मिडाजोलाम फेंटानिल डेडली कॉम्बिनेशन है। कम से कम यदि इस 15 मिनट के लेक्चर को हम सुन के एक चीज घर लेके जाना चाहते हैं तो इंट्यूबेशन में फेंटामिडाज न दें। क्यों? क्योंकि मिडाजोलाम क्या है, आप मिडाजोलाम क्यों दे रहे हो? एज ए सेडेटिव दे रहे हो, आप उसे एज एन एमनेस्टिक एजेंट दे रहे हो कि पेशेंट को बाद में एमनीजिया रहेगा, उसको याद नहीं रहेगा। पर दो समस्याएं हैं, आप हाइपोटेंसिव पेशेंट को या शॉक्ड पेशेंट को दे रहे हो तो वैसे भी उसका बीपी तो गिरना ही गिरना है। दूसरे मिडाज का इफेक्ट कब आता है, फेंटानिल का इफेक्ट कब आता है? 2 से 3 मिनट के बाद। क्या आप उसे फेंटामिडाज देके 3 मिनट वेट करने वाले हो इंट्यूबेशन के लिए? नहीं। दूसरे लो डोज मिडाज फेंटा से भी उतना अच्छा आपको रिफ्लेक्स सप्रेशन नहीं मिलेगा, उतना अच्छा आपको सिडेशन नहीं मिलेगा जितना कि वो हाइपोटेंशन कॉज करेंगे। तीसरी चीज, क्या आपको लगता है कि मिडाज से पेशेंट को एमनीजिया होगा? पर समस्या यह है कि एंटीग्रेड एमनीजिया के लिए जितना आपको देना है और जितना पहले आपको देना है उतना आपको एंटीग्रेड एमनीजिया भी नहीं मिल पाएगा। तो मिडाज फेंटा इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। उसकी बजाय कुछ दूसरे ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। मेरी चॉइस अगर मैं कहूं तो अगर कीटामिन ट्राई किया जाए तो इट इज अ गुड आइडिया, गुड ऑप्शन फॉर आईसीयू इंट्यूबेशन, फॉर क्रैश्ड इंट्यूबेशंस। क्यों? सबसे पहली बात तो ये कि ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेंट है, थोड़ी सी सिंपैथेटिक सर्ज आएगी, थोड़ा सा टेकीकार्डिया होगा। अब हमारा पेशेंट जो है वो शॉक में है, उसको उसका सिस्टम लो कार्डियक आउटपुट में चल रहा है। अब यदि हम उसे कीटामिन देते हैं और उसका सिंपैथेटिक फ्लो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो अच्छी बात है। दूसरा, ये आपके पेशेंट को ब्रीथ करने देता है, उतना रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट नहीं है, स्पेशली यदि आप लो डोसेज में यूज कर रहे हैं इसको। तो आप अपने पेशेंट को कीटामिन दे दें, वो ब्रीथ करता रहे, आप थोड़ा थोड़ा करके देते जाएं, फिर एक समय के बाद आप उसे पैरालिटिक एजेंट दे दें। डोज की भी बात करते हैं हम। कीटामिन के डोसेज 2 तरह के माने जाते हैं। एक डोज है जो सिर्फ एनाल्जीसिया का है, यानी लगभग करीब करीब 0.1 to 0.2 मिलीग्राम पर किलोग्राम, यानी कि अगर 70-80 किलो का आदमी है तो उसे 10, 15, 20 mg दे दें वो। और एक दूसरा डोज होता है जो अपन फुल इंडक्शन डोज कहते हैं आईवी का, 1 to 2 mg पर केजी, जिसमें कि पेशेंट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। इन दोनों के बीच का डोज यदि अपन माने, यानी 0.5 से 1 के बीच का अपन डोज माने mg पर केजी में कीटामिन का, तो वो एनाल्जेसिया पर्याप्त दे रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर रहा है और पेशेंट को रेस्पिरेटरी सप्रेशन, कार्डियो सप्रेशन नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कीटामिन इज अ गुड चॉइस टू गिव कंपेयर टू मिडाज फेंटा और प्रोपोफॉल इन अ क्रैश्ड इंट्यूबेशन। अगेन रिमेंबर, हम यहां जो बात कर रहे हैं जिस सिनेरियो की, वहां पेशेंट के बीपी 70-80 के बीच में चल रहे हैं एंड दे आर सपोज टू डाई इफ डन नथिंग। ऐसे में हमें जो इंडक्शन एजेंट की चॉइस है वो कीटामिन इज अ गुड थिंग टू ट्राई। मे बी अ लिटिल 10-20 माइक फेंटानिल, बट स्टिल आई विल स्टिक विद कीटामिन प्लस अ पैरालिटिक एजेंट। तो कीटामिन का यदि हमें डोज देना है तो एक इंटरमीडिएट डोजिंग करके देख लेते हैं, करीब 0.5 से 1 mg पर केजी के आसपास, और उसमें हम पेशेंट को इंट्यूबेट करें। लेकिन खाली कीटामिन नहीं, कीटामिन इज फॉर अवेयरनेस एंड पेन पार्ट एंड मेमोरी। उसके बाद obviously we'll have to give some kind of paralytic agent और relaxant। यहां हमारी चॉइस ऑब्वियसली फास्टर एक्टिंग एजेंट्स की होगी। हम वैक्यूरोन, पैवलॉन या एट्रा की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि वो 3 मिनट का समय मांगेंगे। यहां पे हमारी चॉइस है या तो रोक्यूरोनियम या सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन अनलेस अंटिल की पोटेशियम बहुत हाई है और रीनल फेलियर का पेशेंट है और इस तरह की कोई स्थिति है, सक्सिनाइल कोलिन मैक्सिमम केसेस में दिया जा सकता है, काफी सेफली दिया जा सकता है। सबसे अच्छी बात है कि इट एक्ट्स वेरी क्विकली, इवन अप टू 45 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स में भी आप इंट्यूबेशन की कंडीशंस अचीव कर सकते हो। सेम इज विद रोक्यूरोनियम। पर मसल रिलैक्सेंट और इंडक्शन एजेंट में एक बड़ा फर्क है। इंडक्शन एजेंट जो आपका है वो सीधे ब्रेन में जा रहा है और काम कर रहा है, और कीटामिन का तो फर्स्ट पास भी बहुत अच्छा है, वो सीधे ब्रेन में गया और काम किया। लेकिन मसल रिलैक्सेंट को हर पेरिफेरल मसल तक जाना है और वहां जाके रिलैक्सेशन कॉज करना है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लेवल पे। तो दैट वे आपका
सक्सिनाइल कोलिन और रॉक्यूरोनियम थोड़ा सा स्लो एक्ट करेगा इन अ लो कार्डियक आउटपुट पेशेंट। व्हाट यू नीड टू डू इज कि मे बी यू नीड टू इंक्रीज द डोज अ लिटिल रादर देन डिक्रीजिंग इट। आपको सक्सिनाइल कोलिन या रॉक्यूरोनियम थोड़ा सा हायर डोज पे देना है बजाय लोअर डोज के। और जो आपने कीटामिन पहले दे रखा है वो कार्डियक आउटपुट को बढ़ा रहा है, थोड़ा सा टैकीकार्डिया कॉज कर रहा है, वो कोशिश करेगा कि इस सक्सिनाइल कोलिन को जल्दी से जल्दी सर्कुलेशन में रोटेट कर दे। तो अगेन हमारी डोजिंग कैसी होगी कि हम सिडेटिव्स को लो रख लें और पैरालिटिक्स को हायर साइड रखें। इस कॉम्बो के साथ यदि हम इंट्यूबेट करने जाते हैं तो मे बी वी कैन अचीव अ बेटर रिजल्ट इन अ क्रैशिंग पेशेंट। तो सजेस्टेड अप्रोच क्या है हमारे पेशेंट के लिए बात कर लिया। एक हाइपोथेटिकल पेशेंट के लिए बात करें तो एक अच्छा आइडिया है कि हम उसको, अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, हम इलेक्टिवली इंट्यूबेट करें, 2-4 मिनट का समय है हमारे पास, तो हम उसे ग्लाइकोपायरलेट से प्री मेडिकेट कर दें। ना भी करें चलेगा, क्योंकि ग्लाइकोपायरलेट अगेन कंट्रोवर्शियल चीज है। दूसरा, कीटामिन हाफ डोज यानी 0.5 mg पर केजी के हिसाब से, यानी करीब 40 to 50 मिलीग्राम ऑफ कीटामिन ले लें। तीसरी चीज, हम उसे सक्सिनाइल कोलिन जो है वो 2 mg पर केजी से दें, या रॉक्यूरोनियम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 mg पर केजी से दे दें, तो भी हम उस कॉम्बो में काम चला सकते हैं। और इसके अलावा यदि हमारा पेशेंट हाइपोटेंशन में है तो उसे एक फ्लूइड बोलस देने के बाद ये दवाइयां दें, क्योंकि जैसे ही हम देंगे, ये सब एनेस्थीसिया वाली दवाइयां हैं, ये सब दवाइयां वेसो डायलेटेशन कॉज करेंगी। उस वेसो डायलेटेशन के लिए यदि हम थोड़ा सा एक 200-300 ml का प्रीलोड दे सकते हैं, यदि हम प्लान करके इंट्यूबेट कर रहे हैं पेशेंट को, तो एक 200-300 ml का प्रीलोड देना अच्छा आइडिया है। और इसके अलावा जो वेसो डायलेटेशन या कार्डियो सप्रेशन होने वाला है, उसके लिए पहले से प्रिपेयर करके रखें। भले आपका पेशेंट आइनोड्रॉप पे नहीं है, उसका बीपी 80 चल रहा है, पर आपको दिख रहा है कि इंट्यूबेट करने जाएंगे क्रैश होगा, पहले से एक नॉरेड का ड्रिप बना के रख लो, कनेक्ट करके रख लो, 0.5 या 1 ml पे स्टार्ट करके रख लो, फिर इंट्यूबेट करो। क्यों? क्योंकि आप इंट्यूबेट करने गए तब बीपी 50 का हुआ, तब आपने कहा कि जाओ नॉरेड बना के लाओ, तो उसको बन के आते आते भी 10 मिनट लगेगा, वो 10 मिनट आपको नहीं मिलना है। प्रेफरेबली अगर आप क्रैश्ड इंट्यूबेशन कर रहे हो, पहले से नॉरेड की ड्रिप बना के कनेक्ट करके पेरिफेरल लाइन में ही सही पर जोड़ के रख लो, क्योंकि यदि हाइपो होगा बोलस दे देंगे, कवर हो जाएगा। दूसरी चीज, एपिनेफ्रिन और फिनाइलेफ्रिन वेसोप्रेसर्स हैं दोनों, इनको भी हम प्रिपेयर्ड रख सकते हैं, जरूरत पड़ने पे कि इनका बहुत स्मॉल बोलस दे सकते हैं। एपिनेफ्रिन यानी एड्रीनलिन जो हमारे यहां मिलता है, वो मिलता है 1 mg का वायल यानी 1000 माइक्स का वायल। उसको यदि हम सीधे 100 ml में डिसॉल्व कर लें, या ऐसा करें कि उसका 1 ml जो है उसे हम 10 में डिसॉल्व करें, उस 10 ml में से 9 ml फेंक दें, बचा हुआ 1 ml लेके उसको फिर 10 तक डाइल्यूट कर लें, तो जो बनेगा उसका 1 ml हम SOS में लगा सकते हैं। हमें CPR वाला या रिसस्टेशन वाला डोज नहीं देना है कि 1 एम्प्यूल इपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन IV डायरेक्टली पुश, नहीं, हमें डाइल्यूटेड देना है। हमें कितना डाइल्यूटेड देना है कि या तो हम उसे 1 एम्प्यूल को 100 ml में डिसॉल्व कर लें और उसमें से 1 ml दें, या उसको 10 में डिसॉल्व करें, 9 फेंक दें, 1 लें, उसको फिर 10 में डाइल्यूट करें और उसमें से 1 दें। एपिनेफ्रिन इज अ गुड आइडिया इफ योर बीपीज आर रनिंग लो लाइक 50-60 ड्यूरिंग इंट्यूबेशन, क्योंकि ये थोड़ा सा डोज उसको VTVF नहीं कराएगा होपफुली, लेकिन उसके बीपी को 10-15 मिनट के लिए मेंटेन कर पाएगा। फिनाइलेफ्रिन भी यूज किया जा सकता है, पर फिनाइलेफ्रिन की समस्या ये है कि वो ब्रेडिकार्डिया कॉज करेगा, और यदि ब्रेडिकार्डिया होता है तो आपका जो पैरालिटिक एजेंट है, जो वैसे ही थोड़ा सा लेट काम करने वाला था, वो और लेट काम करेगा। तो फिनाइलेफ्रिन इज अ वेरी गुड ड्रग, बट इन दिस केस मे बी आई विल प्रिफर एपिनेफ्रिन वेरी डाइल्यूटेड, नॉट द ACLS डोज। देन आपने इंट्यूबेट कर दिया, हम निगेटिव से पॉजिटिव प्रेशर पे जा रहे हैं। जो आपने इंट्यूबेट किया है तो आपको उसके पीप और जो प्रेशर्स है वो दोनों कम रखने हैं। एक थोड़े से लो टाइडल वॉल्यूम से स्टार्ट करें, मतलब उसके जो आइडियल बॉडी वेट है उससे 6 ml पर kg का टाइडल वॉल्यूम दें, और मिनिमम सा पीप दें 3-4 mmHg का। बाद में बीपी आएगा तब बढ़ा लेंगे, क्योंकि सडन जो ट्रांसफर है निगेटिव से पॉजिटिव प्रेशर का, वो भी पेशेंट के बीपी को क्रैश करेगा। तो एक और चीज अपन बात करें, स्लो सीक्वेंस इंडक्शन। जैसे रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन होता है एनेस्थीसिया में, वैसे यहां हम स्लो सीक्वेंस इंडक्शन करें। क्या करें? 20 mg कीटामिन दें, पेशेंट ब्रीथ करता रहेगा, वॉच करें। अगर उसका बीपी फॉल होता है, जो NIBP होता है उसमें एक चीज होती है, उसको अपन स्टैट पे कर सकते हैं। उसके होते हैं 1 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, उसमें एक स्टैट भी होता है।
यदि आप स्टैट करें तो एक बार मेजर करता है, मेजर करना बंद करते ही फिर मेजर करना शुरू करता है। यदि ऑपोजिट आर्म में लगाए आईवी की तो हम उसको स्टैट में मेजर करते रहे एनआईबीपी को। थोड़ा सा 20 mg कीटामिन दिया, वेट किया, बीपी फॉल हो रहा है तो पहले दूसरी दवाई स्टार्ट करी। इस 20 mg कीटामिन में आपका पेशेंट डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ब्रीथ करता रहेगा, उसका बीपी होपफुली फॉल नहीं होगा, फिर भी हो रहा है तो हम प्रिपेयर्ड हैं। फिर 20 और दें, फिर 20 और दें, करीब 40-50 हो गया। पेशेंट आपका मोस्टली ब्रीथ करता रहेगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, पेन फ्री रहेगा। फिर उसे हम अपना सक्सिनाइल कोलिन का या रॉक का डोज देते हैं। फिर उसके बाद उसको वेंटिलेट करें। इस वेंटिलेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। उसके बाद पैरालिटिक लगाएं और फिर उसे इंट्यूबेट करें। तो एक बार समराइज कर लेते हैं आज दिन भर का जो अभी हमने डिस्कस किया। सबसे पहली चीज़, क्रैश इंट्यूबेशंस के लिए पहले से एक प्लान रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधे कूद, अब अरेस्टेड पेशेंट है तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, पर अरेस्ट तक पहुंचे उसके पहले ही पेशेंट सेप्सिस में है तो प्लान कर लें कि अगर मुझे इसे इंट्यूबेट करना होगा तो मैं क्या क्या करूंगा। दूसरी बात कि स्मार्ट डोजिंग की जाए, लेस सेडेटिव, मोर पैरालिटिक। तीसरी चीज कि यदि पेशेंट हाइपोटेंसिव है या हाइपोटेंशन में जाने का रिस्क में है तो थोड़ा सा वेरी लो डोज एपिनेफ्रिन उसको दे के रखें। तो अगर हाइपोटेंशन है या हो रहा है तो एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करें। और इसके बाद की जो इंट्यूबेशन की टेक्निक्स हैं कि प्री ऑक्सीजनेट कैसे करना है और रीऑक्सीजनेट कैसे करना है और डीनाइट्रोजनेट कैसे करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह के और वीडियोस हम आपके लिए प्रेजेंट करते रहेंगे। यदि इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो इसका नेक्स्ट वीडियो में विद इन 1 वीक डाल दूंगा। थैंक यू।